हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट वजिया अब्बास। वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने पाकिस्तान में सीएसएस के अंदर 11th पोजीशन हासिल की। उनका नाम है फैसल हयात कुंदल। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट की और अपनी जर्नी को मंजिल मकसूद तक किस तरह से पहुँचाया। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ फैसल से। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम मैम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपनी बिजी रूटीन के अंदर से। सर मुझे बताएं कि आपकी सबसे पहले सीएसएस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एक छोटा फैसल या एक टीनेजर फैसल, उसने कभी सोचा था कि वो कभी सीएसएस ऑफिसर बनेगा? नहीं, कभी सोचा नहीं था। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ सरगोदा से और एग्रीकल्चरल फैमिली है मेरी, बैकग्राउंड वो है। तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड काइंड ऑफ कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे एज सच इस तरह का कोई कस्टम या ट्रेडिशन नहीं था कि बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में जाएं। सो इट वाज अ डिसीजन आफ्टर माय एमएससी, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आया, मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री। ओके, यस, केमिस्ट्री से सीएस, केमिस्ट्री से दैट सीएसएस, सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। यस। ओके, सो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, देन आई टुक माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2020। उसमें एलोकेशन नहीं हुई। देन आई थॉट कि अच्छा हो ये सकता आप है। लोगों को बताएं, एलोकेशन नहीं हुई, आपकी कौन सी पोजीशन आई थी? अब प्लीज़ बताएं कि रिटर्न क्लियर हो गया था आपका। हाँ ये जी, हम चाहते हैं कि आप बताएं हमारे जी जी व्यूवर्स बिल्कुल। को। उसमें पहली जो मेरी अटेम्प्ट थी वो 2020 में थी। इसके दो हिस्से होते हैं, पहला एक रिटन पार्ट होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर एक फाइनल आपके पास लिस्ट बनती है। सो रिटन पार्ट भी पास था, इंटरव्यू भी पास था, लेकिन फाइनल जो मेरिट था 197 था एट दैट टाइम। सीट्स Okay. कम थी, सो आई कुडंट गेट एलोकेटेड। सो मुझे वहाँ पे लगा कि शायद जो है वो आई कैन डू इट। आई स्टार्टेड अगेन और 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 11th पोजीशन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। इट्स ह्यूज के पहले आप 150 से भी डाउन थे यस, और फिर एकदम आपने 11th पोजीशन सिक्योर यस। की, तो खुद को यकीन आया था? यकीन पहले से था। जब अच्छा। मैंने तैयारी दूसरी दफ़ा एग्ज़ाम में बैठने से लेकर इंटरव्यू में बैठने तक, आई न्यू इट, आई एम गोइंग टू बी अमंग द टॉप 10 एटलीस्ट। वो इंशाल्लाह। अनफॉर्चुनेटली ये कम हो नहीं, गया। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी। तो केमिस्ट्री में कैसे, कि मतलब अमूमन लोग इतनी मुश्किल डिग्रीज नहीं गिरते, हो लैंडलॉर्ड हो तो कहते हैं बस सिंपल सी डिग्री करो, जाकर अपनी ज़मीनें संभालो। तो इतनी मुश्किल डिग्री में कैसे आया आप? शुरू में जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ बच्चों को एफएससी मेडिकल करवाई जाती है, फिर वो बीएससी की तरफ चले जाते हैं। आर्ट्स को कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता। सो फॉर मी दैट वाज आल्सो द सेम चॉइस। तो मैंने भी वही एमएससी केमिस्ट्री की। फिर मुझे आइडिया हुआ कि केमिस्ट्री इज़ नॉट माई पीस ऑफ केक। सो केमिस्ट्री इतना मुश्किल सब्जेक्ट है ना, मुझे लगता था इसको होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना तो चाहिए, वरना हम भी ना हो शायद। बहुत बहुत मुश्किल था। सो उसके बाद मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस भी किया और अभी मेरी जो कुछ प्लान्स हैं उनमें पॉलिटिकल साइंस को ही आगे कंटिन्यू करने का इरादा है। बट इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक विनिंग माइंड सेट होना चाहिए। कि आपके माइंड में अगर ये सर्टेनिटी है कि आई एम गोइंग टू डू इट एंड देयर इज़ वन सीट जो मेरे लिए है, मैंने जाके लेनी है, ओनली देन यू आर एबल टू डू इट। डेडिकेशन, मोटिवेशन और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए सेल्फ में। जब वो बिलीफ आपका ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर इफ्स एंड बट्स आते हैं। अच्छा होगा, नहीं होगा, प्लान बी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। सिंस द डे आई स्टार्टेड दिस जर्नी, उस दिन से मुझे पता था कि आई हैव टू डू इट एंड आई एम गोइंग टू डू इट। सो दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू डू इट। कोई प्लान भी था आपका? नो, आई नेवर थॉट अबाउट इट। लगता है ये, मुझे लगता है ये भी बहुत मैटर करती चीज़ कि आपने किसी और बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे बस एक चीज़ चाहिए और यही चाहिए। यही चाहिए, वो बिल्कुल कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बिल्कुल। तो आपने हिम्मत की और अल्लाह ताला ने मदद की, आपने मेहनत की। जी। अच्छा फैसल, पहले में और दूसरी अटैम्प्ट में आपने ऐसे क्या चेंजेस लाए अपने अंदर कि आप इतना ह्यूज डिफरेंस आ गया कि आप टॉप 20 में आ गए? क्या डिफरेंसेस थे जो फैसल हयात ने अपने अंदर लेकर आए कि सब कुछ ही बदल गया? अच्छा, ये बड़ा एक अहम सवाल है जो मेरे ख्याल में जिसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। जहाँ तक मैं अगर इस पूरे प्रोसेस को एनालाइज करूँ तो सीएसएस एक माइंड सेट का नाम है, जहाँ पे सर्टन जो आपकी स्किल्स हैं, राइटिंग है, रीडिंग है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, उनका टेस्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी मिस गाइडेंस, इतनी फ्लॉड चीज़ें मौजूद हैं कि जहाँ पे एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सो एट द स्टार्ट जब मेरे पास एक तो टाइम कम था, उसमें मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, इस एकेडमी जा, उस एकेडमी जा। देन आई थॉट अगर मुझे करना है तो मुझे अपने बिहाफ पे ये करना अपने होगा। बलबूते पे। सो उसके बाद मैंने बैठ के अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद अपनी एक जर्नी को खुद डिज़ाइन किया। देन उसके बाद मैंने एक वो जो एनालिटिकल माइंड सेट होता है वो डेवलप किया फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर द रिटन पार्ट। ओनली देन आई वॉज एबल टू स्कोर मैक्सिमम इन माई रिटन एज वेल एज माई इंटरव्यू एग्जाम। फैसल, आपने बात की एकेडमीज़ की,
स्टूडेंट्स जो होते हैं एकेडमीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, महंगी से महंगी एकेडमी में जा रहे हैं, इधर लाहौर चले जाओ, इस्लामाबाद चले जाओ, इधर चले जाओ, वो अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, बच्चे पागल हुए होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि एकेडमीज़ वाकई रोल प्ले करती हैं? अच्छा, इसमें 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता भी रहा हूँ CSS को। पहले वो होते हैं जिनका बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड नहीं होता, सेकंड में होते हैं जिनको थोड़ा सा नो हाउ होती है, और तीसरे वो होते हैं जिनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है और उनका अच्छा बैकग्राउंड होता है। तो मेरे ख्याल में जो दूसरी तरह के 2 लोग हैं उनको एकेडमी की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। अब जिस बच्चे को इंग्लिश लिखनी ही नहीं आती, इस MR का इशू है या उसको पढ़ना नहीं आता, तो डेफिनेटली इन द स्टार्ट उसको सर्टन काइंड ऑफ गाइडेंस चाहिए होती है। वैसे एक ट्रैक पे आने के लिए चाहिए होती है, लेकिन मेरे समटाइम्स ख्याल में ट्रैक नहीं समझ आ रहा होता कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल, और इसी पार्ट की तरफ मैं ये स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट में आपको थोड़ी सी वो गाइडेंस चाहिए, लेकिन अगर आप YouTube खोलें, उसमें आप लिखें हाउ टू प्रिपेयर CSS, तो आपके पास हज़ारों ऐसी वीडियोस आ जाएंगी। फिर जो क्वालिफायर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू डोंट नीड टू गो टू द एकेडमी। और मेरे ख्याल में एकेडमी में आज साल हज़ारों बच्चे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उनमें से एक नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रेशो बहुत कम है, और उसमें भी एक काफ़ी बैक एंड पे चीज़ें चल रही होती हैं कि क्या हो रहा होता है। सो एकेडमी का सच रोल नहीं होता, लेकिन ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको बेसिक बिल्कुल अलिफ बे ही नहीं। हाँ, अलिफ बे नहीं पता। तो फैसल हयात गए थे एकेडमी में? स्टार्ट में गया था, और How उसके much बाद फॉर 1 मंथ में भी ओके ट्रैक पे आने के लिए। उसके बाद आई वेंट टू एन एकेडमी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। उसके इन बिटवीन मैंने जो 5 साल हैं कोई एकेडमी में ऐसा मैं नहीं गया। फैसल, आपने एक बात की कि इंग्लिश अच्छी होती है। अब बहुत से बच्चे पहले ही मत हार जाते हैं कि यार मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी, मैं नहीं कर सकता। तो क्या ये ज़रूरी है जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वही CSS कर सकता है? इंग्लिश अच्छी होने की, आई नो इट प्ले पार्ट, बट क्या वाकई मतलब इतना इंपॉर्टेंट है इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो नहीं कर सकता? अच्छा, इंग्लिश अच्छी होने की भी जो एक डेफिनेशन है ना, ये भी बड़ी सब्जेक्टिव है। अब इसमें ये है कि अगर एक बच्चा ये लिख सकता है ना कि माई एम इन लाइफ क्या है, माई स्कूल लाइफ कैसी थी, विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर, और अगले बंदे को ये समझा सकता है कि व्हाट ही और शी इज़ ट्राइंग टू से, देन दैट मीन्स कि वो बंदा जो है वो एलिजिबल है फॉर CSS, वो पास कर सकता है। जैसे अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है BA 2nd क्लास डिग्री। अगर आप इसका देखें ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसका मतलब है एग्जामिनर की डिमांड भी यही है, इंग्लिश सिंपल हो और ग्रामेटिकली करेक्ट हो तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग कि जहाँ पे फ्लावरी और आपको पूरी ग्रामर और एवरीथिंग याद होनी चाहिए। मुश्किल इंग्लिश मुश्किल वर्ड्स लिखे हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है कि बहुत लोग इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, वहीं पे बहुत मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। बेसिकली ये अगेन वही, अगर हम डिटेल में इस पर बात करें तो वही एक माइंड सेट का नाम है कि आपने अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, फिर ये देखना है कि एग्जामिनर को क्या रिक्वायरमेंट है आपसे। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी आपको मिसाल दूंगा कि एक आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, अब उसकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं 10 से 12 बुक्स हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने 2016 से 22 तक जो पेपर्स थे सारे निकाल लिए, सिलेबस निकाल लिया, और सिलेबस में देखा कि हर पोर्शन में से एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। अब मैंने उसको एक लिस्ट बना ली और उसको प्रिपेयर भी ऐसे किया, और जो नेक्स्ट पेपर आया, बिलीव यू मी, आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन वो थे जो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर कर लिए। मुझे लगता है 5 सवाल आपके हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 4 आपने करने होते हैं, तो 5 सवाल आपको वैसे ही हो रहे हैं। तो कुछ बच्चे लगे रहते हैं कि वो बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट मटेरियल्स को कंसल्ट कर रहे हैं और रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। फैसल, मैं आपकी बात से आगे बात करती हूँ। आपने बात की बुक्स की, अब कहा जाता है किताबें लो और एक ना माइंडसेट बना है ये बहुत किताबें पढ़ता है ये CSS कर लेगा, इसके पास बहुत किताबें हैं, इसके कमरा भरा हुआ है। किताबें वाकई इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? अच्छा, एक टाइम था कि जब आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, गूगल नहीं था, विकीपीडिया नहीं था, और नॉलेज की जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत कम थी। उस टाइम पे ये होता था कि जो हमारे सीनियर्स थे वो लाइब्रेरीज़ में जाते थे, वहाँ पे बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ना, वहाँ से नोट्स बना रहे हैं। आज आपके पास जो सारी इन्फॉर्मेशन, सारा नॉलेज है एक क्लिक में मौजूद है। आपने देखना है कि अच्छा जी साउथ चाइना सी में क्या मसला हो रहा है, आप गूगल करें, और यूट्यूब पे वीडियोस भी पढ़ी हैं, हज़ारों लेक्चर्स पढ़े हैं। सो इट डजंट मैटर कि हाउ मैनी बुक्स आर यू रीडिंग, द ओनली थिंग विच मैटर इज़ कि आप जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा जी पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, और आपके पास उसका सोल्यूशन है या नहीं है, आप उसको एनालिटिकली आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे आपने ये तो मेंशन नहीं करना होता कि आपने कहाँ से पढ़ा है, आपने सिर्फ उसका जो आंसर है वो देना होता है, आप कर क्या पा रहे हैं। बिल्कुल।